तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका साउथ इंडिया के राष्ट्रकूट वंश के बारे में। और दूसरा वंश जो आप पढ़ने वाले हैं वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, वो अगली क्लास में होगा। ठीक है। तो उस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो चोल वंश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रशासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो प्रशासन की एक साथ ही टॉपिक ये होगा और चोल वंश के बारे में पूरा टॉपिक होगा। ठीक है। तो जो कि अगली क्लास में कंप्लीट होगा। ठीक है। तो आज हम उसी वंश जो आपके साउथ इंडिया के अदर वंश हैं उस चीज के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। और जो आपने त्रिपक्षीय संघर्ष सुना होगा, उनमें से एक और एक वंश था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में जिसने भाग लिया था। वो वंश है आपका राष्ट्रकूट वंश। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश जो कि बादामी के चालुक्य थे चाहे वातापी के चालुक्य थे, उनके सामंत थे, उनके अधीन काम करते थे ये राष्ट्रकूट। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्रॉपर महाराष्ट्र में एरिया में काम करते थे। ठीक है। और इनकी सीमा कन्नौज तक जाती थी, जो कि हमने त्रिपक्षीय संघर्ष में बात की थी कि कैसे इनकी सीमाएं कन्नौज के साथ टच करती थी। तो वो सारी उन्हीं वंशों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जिसमें से कि राष्ट्रकूट वंश है। राष्ट्रकूट ये भी बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। ये भी हम बताएंगे कौन सा व्यक्ति त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था। ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये वातापी वही है जिसको बादामी बोलते हैं, यानी कि बादामी के चालुक्य जो इनके राजपूत से थोड़ा नीचे रहते थे, तो उनके सामंत थे ये। और जो इस वंश की स्थापना की वो दंती दुर्ग ने की। इसने हिरण्यगर्भ जो कि मैंने इसमें नहीं किया है, हिरण्यगर्भ तुलादान यज्ञ भी करवाए थे। ठीक है। वो दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग ने एलोरा, जो कि महाराष्ट्र में आपको पता होगा गुफाएं भी मिली है यहाँ, तो एलोरा गुफा, एलिफेंटा की गुफा, इन्होंने ही निर्माण किया। यही लोग थे जिन्होंने महिलाओं को अत्यधिक शामिल होने की आज्ञा दी थी, मतलब प्रशासन में। और यही वो लोग जिन्होंने अरबों को आने दिया था, याद रखना। यही वो लोग थे राजपूत। ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। तो इसने दश अवतार मंदिर का निर्माण किया। ठीक है। और इसके बाद जो अगला शासक रहा वो रहा आपका कृष्ण प्रथम। ठीक है। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में क्या बना दिया, कैलाशनाथ मंदिर। इसका मतलब है एलोरा को पाषाण पत्थर को काट कर बनाया गया है। ठीक है। यानी कि एक बड़ा सा पत्थर है उसको काट कर ये कैलाशनाथ मंदिर बनाया गया। ठीक है। यानी कि जो आपने आपको इधर भी सुना, मसरू टेम्पल सुना होगा आपने कांगड़ा में। ठीक है। वो सारी चीजें, वो भी पत्थर को काट कर जो एक मूर्ति बनाई जाती है या मंदिर बनाया जाता है, एक मूर्ति यानी कि पत्थर, उसी के अंदर पत्थर काट कर उसका ढांचा बनाया गया, तो वो आपका कैलाश मंदिर है। तो उसके बाद ध्रुव प्रथम, जिसने कि आपको पता होगा त्रिपक्षीय संघर्ष में जो शामिल हुआ था। ठीक है। वो कौन था, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन था, ध्रुव प्रथम। ठीक है। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का सबसे महान शासक, क्योंकि ये कवि भी था। ठीक है, कवि था। और ये कविराज मार्ग किताब का नाम है जो कन्नड़ भाषा में है। ठीक है। कन्नड़ भाषा में, तो ये कन्नड़ भाषा का युक्त है। इनके दरबार में जो भी कवि रहे होंगे वो भी कन्नड़ कवि थे, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो कि आपको यहाँ दिख रहे होंगे, जिनसेन जिसके दरबार में आदि पुराण, ठीक है, महावीरचार्य ये व्यक्ति है। और ये इनकी किताब है, ये कन्नड़ भाषा में किताब है। यानी कि कन्नड़ भाषा को ये बहुत इंपॉर्टेंस देता था, खुद भी कवि था और इंपॉर्टेंस भी देता था। तो आपने अभी तक कौन पढ़ा, तमिल के कवि, कन्नड़ के कवि, तेलुगु के कवि, हिंदी के कवि, ये सारी चीजें आपने अभी तक पढ़ी है। ठीक है। उस चीज के बारे में बाकी जैन धर्म को भी काफी मानता था और जैन धर्म का अनुयायी था। बोलते हैं कि इसने तो एक अंगुली काट दी थी। बोलते हैं इसके बारे में भी कि अंगुली इसने, वहां अकाल पड़ा था और जिसके कारण इसने अंगुली काट दी, खुश करने के लिए, देवता खुश करने के लिए। तो वही ये अमोघ वर्ष था। ठीक है। तो इसके बारे में आपको वो सुलेमान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुलेमान अल मसूदी, इससे पहले भी कभी मैंने लिखाया था आपको कि पाल वंश के दरबार में थे भी, गुर्जर प्रतिहार वंश के दरबार में भी थे। तो ये आपने सोर्सेज में सुना होगा एंशिएंट में। ठीक है। तो वो सारी चीजें। उसके बाद कृष्ण तृतीय जो प्रांतक, जो आप आगे पढ़ेंगे यहाँ पे चोल वंश के बारे में, इसने एक युद्ध लड़ा था जिसमें कि उसने चोल चोल वो अपने आप में बहुत बड़ा था उस टाइम, आंध्र प्रदेश के इलाके में। यानी कि इसने आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के इलाकों को जीत लिया था। कर्नाटक इसके अधीन था। इसके अधीन था राष्ट्रकूट, यानी कि उत्तर भारत को जो तो जीते जीता, पर नीचे भी नहीं इसने, मतलब सारे राज्य को जीत लिया था। ठीक है। तो वो सारी चीजें। और कृष्ण द्वितीय जो है, जो एक कवि भी उसके दरबार में एक कवि रहते थे, जो मैंने शायद इसमें नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं, उसका नाम है पौन। कवि का नाम है पौन। ठीक है। पौन ने लिखी है किताब शांति पुराण।
कवि का नाम जो है। तो ये आपको जी आप इसके बारे में आपको थोड़ा पता है। तो ये राष्ट्रकूटों के बारे में आपको मैंने बताया कि कौन कौन से राष्ट्रकूट जो इंपॉर्टेंट है और उनके दरबार में कौन कौन से कवि रहे हैं, तो वो आप इस चीज के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए आपको कौन कौन सी चीजें। उसके बाद है चोल वंश। चोल वंश, ठीक है, याद रखना ये अभी कंप्लीट नहीं है जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है, मैंने सिर्फ आपको कुछ लिखे हैं, आधे लिखे हैं, जो कि अगले इसमें हो जाएगा, उसका प्रशासन भी हो जाएगा। अब ये जो चोल है, ठीक है, आपने चोल चेर पांडे सुना होगा, ठीक है, उनमें से चोल सबसे शक्तिशाली थे। और ये आंध्र प्रदेश जो आपका इलाका है, जैसे कि आप ये मैप आप देखते हो, ठीक है, जो ये वाला इलाका है ये आपके चोल वंश है, ठीक है। और जो आपने जैसे कि मैंने अभी बताया, और ये आपके कौन से थे, राष्ट्रकूट थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट इस एरिया में भी थे और ऊपर वाले एरिया में भी थे, ये इन्होंने इस एरिया में सारी जगह राज किया है, ठीक है। तो चोल वंश में जो स्थापना की है, आपने स्थापना सभी चीज की याद रखनी है। और ये पल्ब के, क्योंकि कर्नाटक का इलाका और ये पार तक का इलाका इनके अधीन था, इनके सामंत थे। इसके बाद प्रांतक वन जो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर मेरूर अभिलेख।